बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th के अंदर चैप्टर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा टॉपिक है लंग्स। हमने इसको डिस्कस करना था। लंग्स के हवाले से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले डिस्कस की थी। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, और इस चैप्टर से पहले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं ज़रूर, जिस टॉपिक की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल MCQs मिलते हैं तमाम सब्जेक्ट के, और तमाम लिंक्स भी मिल जाएंगे डेली बेसिस की जितनी भी वीडियोज़ हैं और लेक्चर्स के। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है लंग्स। तो लंग्स को हमें डिस्कस करना है। तो लंग्स के हवाले से सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं जी। अच्छा, लंग्स के हवाले से सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है। लंग्स पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं यानी कि 2 इन नंबर होते हैं। और दूसरी बात करें तो मौजूद होते हैं चेस्ट कैविटी के अंदर, मौजूद होते हैं चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। अब इसमें और अगर बात करें तो जो लंग्स हैं इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं प्लूरा। लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा, और ये प्लूरा का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है और ये कई दफ़ा आ चुका है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो आपसे सवाल यूँ पूछा जा सकता है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द outer membrane of membrane और कवर भी आप कह सकते हैं ऑफ लंग्स, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं प्लूरा। यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसको हम प्लूरा का नाम देते हैं, या इसको प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा इसका नेम मेंशन कर रहा हूँ, प्लूरल मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स जो होते हैं इनके अंदर आपने देखना है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन इसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। ये 2 मेम्ब्रेन होती हैं, यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड, प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड। तो जाहिर सी बात है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड जो है, इसका रोल अगर देखा जाए तो इसका रोल क्या होता है, ये यहाँ पे कुशन का काम कर रहा होता है, ये कुशन का काम कर रहा होता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, हमने बात की है कि लंग्स की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्लूरा, और प्लूरा को हम क्या बोलते होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, आपने नोट कर ली है। लंग्स पेयर्ड है यानी कि 2 है, लंग्स चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं, और ये जो प्लूरा होती है ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस होती है। तो इसके दरमियान में एक फ्लूइड होता है, कैविटी बनती है, उसमें फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन फ्लूइड, जो कि कुशन का काम कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन आ गया है कि इसका लंग्स का। इससे आगे हम देखते हैं कि जो लंग्स होते हैं इनके पास लंग्स चूँकि हमारे स्पॉन्जी होते हैं, लंग्स हमारे स्पॉन्जी होते हैं, यानी कि आप इनको पुश करें इस तरह से तो ये अंदर की तरफ फोम की तरह या स्पंज की तरह अंदर की तरफ पुश हो जाते हैं। तो हम स्पॉन्जी कहते हैं। स्पॉन्जी किस वजह से होते हैं, ड्यू टू, याद रखिएगा, ड्यू टू नमरस एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की वजह से ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई की वजह से स्पॉन्जी, तो एल्वियोलाई क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने इसके लिए लास्ट टाइम बात की थी कि जो एल्वियोलाई है ये कितने हैं, तकरीबन आपने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नोट कर लेना है, 700 मिलियंस एल्वियोलाई होते हैं, 700 मिलियंस एल्वियोलाई होते हैं दोनों लंग्स के अंदर। तो ये आ गया हमारा इंट्रोडक्शन।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके इंट्रोडक्शन के नेक्स्ट जो बात है वो है, उसी तरह से हम एल्विलाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्विलाई के हवाले से बात करें। तो एल्विलाई को हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर लिया था, अगेन से इसके लिए एक बात करते हैं। हमने कहा था फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट की बात कर सकते हैं। अगर हम इसे इस लेवल पे बात करें तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल यूनिट, और हम कहते हैं कि होता क्या है, बहुत सारे एल्विलाई मिलते हैं तो एक एयर सैक बनता होता है जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है। तो मैं यहाँ पर जनरली हमारी इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक के अंदर एयर सैक का जिक्र नहीं हुआ, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और यही फंक्शनल यूनिट भी है। बहुत सारे यानी कि एल्विलाई मिलते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एयर सैक कहते हैं। तो एयर सैक क्या होता है, बेसिकली वो फंक्शनल यूनिट होता है। तो हमारी बुक के अंदर एज नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको यूं ही देखेंगे, ये दोनों यानी कि एल्विलाई का दोनों फंक्शन है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और ये फंक्शनल यूनिट भी है। हमने इसके लिए ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने कहा था कि ये हमारा एक एल्विलाई है, ये एक एल्विलाई है। यहाँ पर देखते हैं इसको, हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की थी। ये एक एल्विलाई, एल्विलाई की जो वॉल्स हैं ये क्या हैं, हमने कहा था सिंगल एपिथेलियल थिक है। एपिथेलियल सिंगल एपिथेलियल थिक है, ये सिंगल सेल बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको इसकी ल्यूमन नज़र आ रही है। इस ल्यूमन के अंदर यहाँ से एयर यानी कि ऑक्सीजन आ चुकी है। अब यहाँ से ऑक्सीजन क्रॉस करती है इस एक सेल को, यानी कि एक सेल को क्रॉस करना पड़ता है इस ल्यूमन से बाहर। ये हमारे एल्विलाई का स्ट्रक्चर है। एल्विलाई के स्ट्रक्चर के हवाले से जब आप देखते हैं तो इसके बाहर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन सी ब्लड वेसल? ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये जो ब्लड वेसल है इसकी जो लाइनिंग है ये सिंगल एपिथेलियल एंडोथेलियल, जो ब्लड कैपिलरी होती है इसके लिए हम एंडोथेलियल की बात करते हैं, और जो बाकी है उसके लिए हम एपिथेलियल। तो इस तरह से यानी कि लंग्स के सेल्स एपिथेलियल और जो ब्लड कैपिलरीज है यानी कि ब्लड कैपिलरीज हो या आर्टरीज हो या वेन्स हो उनके अंदर हम इसको एंडोथेलियल कह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ये सेल के अंदर नहीं है, ये अगर देखें तो इस कैपिलरी के अंदर है। तो यहाँ से इसको कैपिलरी से इसको क्रॉस करके ना जाना पड़ता है ल्यूमन के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो गैसियस एक्सचेंज किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है किस वजह से? एल्विलाई की वजह से। एल्विलाई, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो एल्विलाई है ये क्या होता है, ये मोइस्ट होता है। इसकी जो वॉल होती हैं वो मोइस्ट होती हैं, मोइस्ट, इसकी वॉल्स होती हैं मोइस्ट होती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सरफेस जो है, अब एल्विलाई क्या है? हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस है। इस रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ खसूसियात लिखें तो यूँ हो सकती हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्विलाई और रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? नंबर फर्स्ट पर यूँ लिखते हैं, नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, आपने कहा ये मोइस्ट है। नंबर सेकंड, मोइस्ट का मतलब है यहाँ पर वाटर होता है। वाटर की वजह से, पानी की वजह से, मोइस्ट होने की वजह से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज की डिफ्यूजन आसानी से होती है। तो डिफ्यूजन होनी है तो इसका मतलब है कौन सा प्रोसेस होगा? यानी कि वेंटिलेशन का प्रोसेस होगा। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सरफेस होती है, इसमें क्या होती है? वेंटिलेशन होती है, डिफ्यूजन होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने कहा ब्लड कैपिलरीज का होना ज़रूरी है। ब्लड कैपिलरीज होती हैं
ब्लड कैपिलरीज। और एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि एल्वेलाई कितने होते हैं, ये तकरीबन 700 मिलियंस होते हैं दोनों लंग्स के 700 मिलियंस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया किसका है जी? ये लार्ज सरफेस एरिया किसका है? एल्वेओलाई का होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया, एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर भी आ गया, उसके फंक्शन की भी हमने बात कर ली और कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी हमने यहाँ पर डिस्कशन की। तो लंग्स के लिए याद रखिएगा, जो लंग्स है ना, पेड़ हैं, चेस्ट कैविटी में मौजूद हैं, लंग्स के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। उस स्पेस को हम क्या बोल रहे होते हैं? उस स्पेस को मीडियास्टाइनम कहते हैं। दैट इज़ द पार्किंग साइट ऑफ द हार्ट। बेसिकली वहाँ पे हार्ट मौजूद होता है और दोनों लंग्स के दरमियान में वो स्पेस होती है। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऊपर से ट्रेकिया आ रही है, ये है जो हमें ट्रेकिया नज़र आ रही है, ये ऊपर से ट्रेकिया नज़र आ रही है। ट्रेकिया के लिए हमने कहा था, ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। अच्छा, ट्रेकिया डिवाइड करती है आगे दो ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब इन दोनों ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया से ये छोटी होती है डायमीटर में, तो इनको हम कहते हैं सिंगुलर ब्रोंकस होती हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी? ब्रोंकाई। अच्छा, ब्रोंकाई आगे फिर डिवाइड होती हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के अंदर। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ब्रोंक्यूल से एल्वेलर डक्ट्स बनती हैं, एल्वेलर डक्ट से आगे जो है वो एल्वेलाई बनते हैं। तो सो ऑन, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यूस रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से देखें तो आपको ये आगे ब्रोंक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये फर्दर ब्रोंक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट डिवीजन जो है वो शुरू रहती है इस तरह से, ये कंटिन्यूस रहता है ये प्रोसेस सारा आगे। तो यहाँ पे हम लंग्स को बना लेते हैं। ये हमारे लंग्स मौजूद हैं और इसकी अपर साइड ज़रा ब्लंट होती है और जो नीचे बेस होती है ये अगर देखा जाए तो ये एक्सपेंडेड है। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रही है प्लेरा, और प्लेरा हमें वाज़े नज़र आ रहा है ये डबल मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान में कैविटी मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेरल मेम्ब्रेन कैविटी, और इसके पास फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? प्लेरल मेम्ब्रेन फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये क्या है? ये बेसिकली ये प्लेरा है। तो ये, और सेकंड लंग की बात करेंगे तो वो भी सेम होता है। तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है राइट लंग। जो राइट लंग होता है ये छोटा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट होता है वो छोटा होता है। इसकी 3 लोब्स होती हैं, उसकी 2 लोब्स होती हैं। ज़ाहिर सी बात है गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म इसमें ज़्यादा होता है, उसमें इसकी निस्बत कम होता है। अच्छा, आपका सवाल है कि एक लंग छोटा क्यों होता है, यानी कि राइट जो है ये लार्ज होता है और लेफ़्ट स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि यहाँ पर जो लेफ़्ट लंग होता है इसके पास इसके बिल्कुल करीब क्या होता है जी? हार्ट होता है। तो उस हार्ट की वजह से इसकी एक लोब जो है आप कह सकते हैं कि वो कम होती है, ये छोटा होता है। यहाँ पर अगर देखें ये यहाँ पर एक लोब कम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर बेसिकली हार्ट आएगा। यहाँ पे हार्ट की ये प्लेस होती है, सो दैट्स वाई ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी
ये लंग के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की थी हमने। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एल्विलाई का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ब्लड वेसल नज़र आ रही है और गैसेस एक्सचेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे लंग्स के हवाले से हमने बात की है कि इसका पहले इंट्रोडक्शन दी है और इंट्रोडक्शन के बाद हमने एल्विलाई के हवाले से बात की है और नीचे हमने एल्विलाई की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके हवाले से डिस्कशन कर ली है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? देखिए जी, ब्रीदिंग आप सांस ले रहे हैं, ऑल द टाइम आपने सांस लिया है, यानी कि एयर को इनटेक किया है और फिर आपने एयर को जो है एक्सपायर किया है, एक्सहेल किया है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज्म है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग कहते होते हैं। अच्छा, और चलते हैं जी ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की तरफ। मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एयर को इनहेल करना एंड एक्सहेल करना, ठीक है। इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन करना, ये एक्सपिरेशन करना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। हमने अब इसके दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना है। वो दोनों पॉइंट्स क्या हैं ज़रा देखिएगा। नंबर फर्स्ट आ जाती है इंस्पिरेशन। अच्छा, नंबर सेकंड आ जाती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जो इंस्पिरेशन है इसकी क्या बात करते हैं? इंस्पिरेशन में है कि हमने एयर को इनसाइड लेके जाना है, एक्सपिरेशन में एयर को जो है रिमूव करना है लंग से। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है देखते हैं जी। मुख्तलिफ हेडिंग्स आप बना सकते हैं। नंबर फर्स्ट पर आप बताएंगे रोल ऑफ मसल्स। मसल्स का क्या रोल होता है? कौन से मसल्स? इंटरकॉस्टल मसल्स। मसल्स कौन से हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो इंटरकॉस्टल मसल्स के हवाले से मैं ये लिखता हूँ कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंटरकॉस्टल मसल किसके होते हैं? ये मसल्स हैं, रिब्स के मसल्स होते हैं। रिब्स के मसल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। तो क्या हुआ क्या है यहां पर देखते हैं, होता क्या है जी। देखें, इसकी वजह से रिब्स अपवर्ड जाती हैं, रिब्स अपवर्ड भी जाती हैं और रिब्स जो है वो आउटवर्ड भी जाती हैं। पहली बात हमने क्या की? मसल्स के हवाले से इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें भी होता क्या है? बेसिकली दो तरह के मसल्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं कि वो एक्सटर्नल होते हैं बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने जनरल बात करनी है कि इंटरकॉस्टल मसल्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स अपवर्ड जाती हैं और फॉरवर्ड जाती हैं, यानी कि आउटवर्ड जाती हैं, यानी कि बाहर की तरफ आती हैं और ऊपर की तरफ जाती हैं। इससे क्या होगा? बेसिकली ये लंग्स के ऊपर प्रेशर कम किया जा रहा है। अच्छा, एक हमने ये बात कर ली। सेकेंडली हम ये कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम ये मैं आपको बता देता हूँ, हमारे लंग्स के बिल्कुल नीचे एक पर्दा होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, जो मसल्स का बना होता है और ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। मसल्स का बना होता है, इसके अंदर भी कंट्रैक्शन आती है, यानी कि डायाफ्राम के मसल्स भी क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये भी क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायाफ्राम क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। डायाफ्राम क्या कहाँ चला जाएगा? यानी कि हम कह रहे हैं कि वो नीचे चला जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ये लेस डोम शेप हो जाएगा, लेस डोम शेप हो जाएगा डायाफ्राम। तो नीचे से जो लंग्स के ऊपर प्रेशर था वो भी कम हो जाएगा, ऊपर से रिब्स से भी कम हो गया, नीचे से भी कम हो गया। तो अब जो है चेस्ट कैविटी का साइज यानी कि इंक्रीज हो गया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया।
तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि चेस्ट कैविटी का क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। नंबर 3 देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी ये इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी जब इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रेशर ऑन द लंग्स, ये क्या हो गया, ये कम हो गया। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 यहां पर क्या है, प्रेशर ऑन द लंग्स। प्रेशर ऑन द लंग्स क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया है। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है लंग्स एक्सपेंड कर जाते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, लंग्स क्या है, एक्सपेंड कर जाएंगे। लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो एयर इनसाइड ऑफ द लंग्स, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रेशर, एयर प्रेशर इनसाइड ऑफ लंग्स, एयर प्रेशर इनसाइड ऑफ लंग्स, ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब क्या होगा, जब प्रेशर इनसाइड ऑफ द लंग्स डिक्रीज हो जाएगा तो फिर क्या होता है, एयर रश करती है इनसाइड। तो मैं यहां पर लिखूंगा एयर रशेस इनटू द लंग्स और इनसाइड ऑफ द लंग्स। लंग्स की तरफ एयर जो है वो भागती है, जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म लिखा है, ये किसका लिखा है, ये मैकेनिज्म था इंस्पिरेशन का। अब जो एक्सपीरेशन है, इसमें चूंकि एयर जो है वो आउटसाइड जाएगी, तो अब क्या होगा, जो जितने भी मैकेनिज्म है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे। आए देखते हैं, नंबर फर्स्ट पर देखते हैं। मसल यहां पर इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहां पे मसल रिलैक्स हो जाएंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो रिब्स थी वो क्या हुई, अपवर्ड गई, तो यहां पर क्या हो जाएंगी, रिब्स डाउनवर्ड आ जाएंगे, डाउनवर्ड आ जाएंगे। अच्छा, रिब्स यहां पे आउटवर्ड गई थी, तो अब क्या आएंगे, इनवर्ड आ जाएंगे। अब आप देखें जरा और करें, तो जब रिब्स हैं वो अंदर की तरफ आएंगी और नीचे की तरफ आएंगी। अब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। डायाफ्राम के लिए क्या कहेंगे, डायाफ्राम वहां पे क्या कर रहा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो यहां पर डायाफ्राम भी क्या कर जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स करेगा तो डायाफ्राम पहले नीचे था, अब क्या हो जाएगा, अपर साइड चला जाएगा। अपर साइड आप कह सकते हैं ये रेज कर जाएगा। अब नीचे से भी लंग्स को प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है। तो अब इन दोनों बातों से देखते हैं होगा क्या। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर आएगा तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर ऑन द लंग्स, यहां पे डिक्रीज किया था, रिब्स बाहर की तरफ गई थी, अब रिब्स अंदर की तरफ आ गई हैं, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर ऑन द लंग्स ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आगे चले, लंग्स वहां पे एक्सपेंड किए थे, तो यहां पर लंग्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया। प्रेशर ऑन द लंग्स क्या हो गया है, ये इंक्रीज हो गया। आप देख रहे हैं ये सारी बातें बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा अंडरस्टैंड होगा, आपको आसानी हो जाएगी। तो अब क्या करेगी, एयर जो है वो, एयर
रश करेगी आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ एयर चली जाएगी और ये हो जाएगी, इसको हम कहेंगे एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन का मैकेनिज्म था। आगे चलते हैं। अब हमारे पास डिस्कशन के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अच्छा, यहां पर क्या होता है आपने नोट करना है जी। देखिए, कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा आ चुका है, आपने याद रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, यानी कि इसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अब पहले हमने देखना है गैसेस यहाँ पर या इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे जब इंस्पायर्ड होती है तब क्या क्या होता है, जब एक्सपायर होती है तब क्या क्या होता है। ऑक्सीजन की अमाउंट देखनी है। ऑक्सीजन अगर देखें तो 21% होती है किसके अंदर, जो हमने एयर इनहेल की है उसके अंदर 21%। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम देखिए बच्चे, डायाफ्राम सेपरेट कर रहा है हमारी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी का। दो चैम्बर बन जाते हैं, यानी कि दो कैविटीज बन जाती हैं, एक अपर कैविटी है और एक लोअर कैविटी है। अच्छा, आगे देखें, यहाँ पे एक्सपायर्ड जो एयर होती है इसमें कितनी ऑक्सीजन है, 16% है। इसका मतलब है यहाँ पे 5 ml जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली 5% वो बॉडी को दे दी जाती है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है हमारे इन्वायरमेंट में बेसिकली, और उसके बाद जब हम एयर को एक्सेल करते हैं तो उसके पास कितनी 4% होती है। अब देखिए हर एक पॉइंट पे एक MCQ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के हवाले से हम बात करें तो 79% जो है वो क्या है, 79% नाइट्रोजन होती है। और हमने जो एयर एक्सेल की है उसके पास कितनी, उसके पास भी 79% है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट है जी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो वाटर वेपर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब हम एयर को एक्सेल करेंगे तो उस एयर के अंदर मल्टीपल यानी कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन में क्या मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर वेरिएबल होता है और जब इसने एयर को हमने एक्सेल करना है तो टेम्परेचर अबाउट ओवर बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसके बाद डस्ट पार्टिकल, जब हम इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल यकीनन होते हैं, लेकिन जब एक्सेल करते हैं तो बहुत कम होते हैं, अगर हो भी तो, अदरवाइज नहीं होते। तो ये एक टेबल था आपका, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें से 2-4 पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग दे दिए जाएंगे, बाकी जो है आपने खुद राइट अप करने होंगे और डिपेंड करेगा रूब्रिक्स के हिसाब से। ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुका है, लास्ट ईयर ये पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक हो गया, और लास्ट ईयर भी आ चुका है आई थिंक, तो उससे लास्ट ईयर भी आ चुका है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। इससे पहले जो हमने पढ़ा है ब्रीदिंग मैकेनिज्म, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स और फंक्शन, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। तो ये आज का आपका लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके साथ हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तमाम डिजीज़ को डिस्कस करना है। उससे पहले याद रखिएगा आपने हमारे चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को, और जिसके यहाँ पर आपके पास बार कोड्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप चैनल के भी, इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है वो व्हाट्सएप चैनल है और दूसरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपनी सजेशन दे सकते हैं। आपको कोई टॉपिक जो आपने वहाँ पे सुना है उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पर आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपको आंसर कर देंगे। हमारी टीम में कोई भी मौजूद होगा आपको आंसर करेंगे, रेलेवेंट सब्जेक्ट टीचर्स। व्हाट्सएप चैनल में आपको मल्टीपल MCQs मिलेंगे और डेली बेस पे मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के मिलेंगे। हो सकता है आज बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के मिल जाएं, कल केमिस्ट्री बायोलॉजी के मिल जाएं और परसों फिजिक्स केमिस्ट्री के मिल जाएं, सो ऑन चलते रहते हैं।
तो आपने लाजमी व्हाट्सएप चैनल को भी अपने फ्रेंड से भी शेयर करना है और ख़ुद भी इसे ज्वाइन करना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।